आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सिंगरौली जिले में आपने देखा होगा जमीनों का अतिक्रमण करना, पार्टी का झंडा लगा देना, पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध होना, और पार्टी में अगर इस तरह से अपराध बढ़ेगा, आजकल बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है अवैध रेत का उत्खनन, कोयले जैसी चीजों में भी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का नाम आता रहा है। तो जब पार्टी से जुड़े हुए लोग अपराध में लिप्त होंगे तो सिंगरौली जिले को हम अपराध मुक्त कैसे करेंगे? अवैध रेत उत्खनन की जो बात किया आपने, मेरा ऐसा मानना है कि जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जिस व्यक्ति को इस क्षेत्र का ठेका प्राप्त और जितनी खदानें उनके द्वारा आवंटित की गई, उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। पहली बात तो लीगल रेत उठ रही है। अवैध रेत की जहां तक बात है, ये पिछले समय में चल रहा था। कांग्रेस के समय में धुआंधार अवैध रेत उत्खनन हुआ। इसका विषय अरविंद जी बता सकते हैं। लेकिन अभी भी वहां स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है। बेहतर ऐसा है कि जितनी खदानों को एनओसी प्राप्त हुई, उसके चिन्हित ठेकेदारों को जगह जगह की खदानें आवंटित की गई है उस मूल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। अब जब कोई व्यवसाय है, अगर वो व्यवसाय कांग्रेस वाला भी कर सकता है, हो सकता है उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता कर ले, या अपराध की श्रेणी में नहीं, वो पैसा लगा करके कार्य कर रहा है। जो चीजें यहाँ से व्यवसाय दिखती हैं वो वहां जाकर कुछ और हो जाती हैं, ऐसा क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि अगर वहां पर कोई ऐसी बात आ रही हो तो आप संज्ञान में डालें। अगर ऐसी कोई वहां पर उठाने में जो उसका रेट है, उसने क्लियर कट कलेक्ट्रेट में बैठ करके उसको रेट अपना फिक्स किया है। अगर जनता वहां जा करके कोई 16 रुपए तय हुआ, उसको 20 रुपए दे के चली आ रही हो, तो यह विषय भी आनी चाहिए पास तक। अच्छा, कार्यकर्ता जो कि मैंने कहा पार्टी का झंडा का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, कई बार जमीनों को जहाँ खेलते हैं वहाँ कुछ बना लिए तो पार्टी का झंडा लगा दिए, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को भी हम इस पर क्लीन चिट नहीं दे सकते। हमारे भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में आज की डेट में 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं। ऑनलाइन जो है कार्यकर्ता बनाए जाते हैं। हम कार्यकर्ताओं का कोई झंडा अपने घर में लगा रहा है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, हम उसको भारतीय जनता पार्टी के झंडे से रोक नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के अवैध कार्यों में अगर संलिप्त पाई जाती है तब दोषी होती है। अगर कोई अतिक्रमण कोई व्यक्ति कर रहा है, या वहां का स्थानीय प्रबंधन की जरूरत होनी चाहिए कि स्थानीय प्रबंधन उसको अतिक्रमण क्यों करने दिया। अगर वो अतिक्रमण किया है और वह शासन से अपेक्षा करता है कि हमारा अतिक्रमण खाली हो, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के नाते मैं उस पर विषय रखूंगा। ऐसे व्यक्ति को नहीं मौका दिया जाना चाहिए, ऐसे अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, यहाँ पूर्व में भी जो अवैध काम होते रहे हैं, कोयले से लेकर बहुत सारे तमाम, उस पर सभी पार्टी से जुड़े लोगों का नाम आता रहा है। तो सिंगरौली को स्वस्थ, और हम भारतीय जनता पार्टी की व्यक्तिगत मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह के विकास, जो इस तरह के विकास बाधक तत्व लोग, अराजक तत्वों के द्वारा जो तरह तरह के गलत भ्रष्टाचार के काम किए जाते हैं, ऐसे जगह पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की कोई बात नहीं आनी चाहिए। एक इस जिले के वासी होने के नाते हम सबों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मिल करके इसको प्रयास करके ऐसे चीजों को दूर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, लेकिन एक यहाँ के अच्छे विकास के लिए, अच्छे सोच के हिसाब से हम सबों को मिलकर के यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे अपराधियों का राजनीतिकरण जो एक
समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें क्या कहेंगे आप? पहले आपने बात उठाई जी। बालू के अवैधकरण। मैं आपको बता दूं कि एक तो बालू खदान जो आवंटित की गई है, अभी भी जैसा आपने कहा उतना ही विरोध हो रहा है, लट चल रहे हैं, रोजाना मीडिया में पढ़ने को मिल रहा है। दूसरा चीज हमने पेपर मीडिया के माध्यम से पढ़ा, माननीय अध्यक्ष जी जनप्रतिनिधियों की तरफ से, समूचे सिंगरौली की तरफ से, और आपने अध्यक्ष जी का नाम तो नहीं सुना ना कि अध्यक्ष जी? नहीं, मेरा निवेदन सुन लें जी। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे सिंगरौली के जनप्रतिनिधियों की तरफ से कलेक्टर सभागार में बैठ के आदरणीय कलेक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्टर, बालू का अध्यक्ष जी, 3 लोगों ने बैठ के बालू का दर तय किया। जो कांग्रेस के जमाने में 13 रुपए हुआ करती थी, अध्यक्ष जी 16 से शायद 18 रुपए तय किए, और वो बालू बिक रही है 20 से 24 रुपए, 20 से 24 रुपए। इस पे कौन अंकुश लगाएगा? हाँ, ये बातें तो मैं सही है। आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, सुनी सुनाई बातों पर इन्होंने भी अपने वक्तव्य दिए होंगे। हमारे पास स्थानीय एनसीएल में कार्यरत ठेकेदार लोग आए थे और उन ठेकेदारों ने कहा कि बालू 18 रुपये है और 18 रुपये से कम होना चाहिए। आप हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हम सब लोग अपेक्षा रखते हैं। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से बात किया और कलेक्टर महोदय से दूसरे दिन का समय लिया। मैं पहली बात तो इस बात का खंडन करता हूँ कि हम लोग गए थे माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए स्थानीय एनसीएल में सिविल का काम करने वाले ठेकेदारों के साथ। कलेक्टर महोदय ने माइनिंग अफसर को और उनको भी बुला रखा था। बैठने के बाद चूंकि इन कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा जहां तक 13 रुपए की बात किया है, 2017 में 13 रुपए की तब की बात कर रहा है जब यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता था, पंचायत के रेट थे। 2017 में भी जो पहले 18 करोड़ में टेंडर हुआ था, इस जगह की जो नीलामी हुई थी, उसमें भी माइनिंग अफसर के रिकॉर्ड के हिसाब से उसका दर 16-17 रुपए से कभी कम नहीं रहा। उन्होंने ये सारी बातें सामने में रखने के बाद चूंकि इस बार का टेंडर 36 करोड़ में गया, सामने वाले लोग काम करने के लिए तैयार न हो, यहाँ के सभी विकास कार्य रुके हुए थे। उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर मैंने जरूर झेला, लेकिन मैं यह साफ साफ बताना चाहता हूँ कि वह कॉन्ट्रैक्टर मेरे दल का नहीं व्यक्ति है, वो इनके ही कांग्रेस पार्टी के ही दल का व्यक्ति है और आरोप मेरे ऊपर लग रहा है। मैं गया था, मैं अपने स्थानीय ठेकेदारों के बात पर मैं कलेक्टर साहब से मिलवाने के लिए गया था, न कि उनका रेट का निर्धारण करने के लिए गया था। मैंने ये बोला कि कलेक्टर साहब इनके बातों को सुन लें और अगर उचित लगे तो आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठ करके इसके दर को कम करा। मैं न तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, मैं भास्कर का, सिंगरौली भास्कर की न्यूज आप पढ़ लें, कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट दिया। ऐसा कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट है कि जनप्रतिनिधियों ने बैठ के बालू का दाम इस बात पर हमारी बात हुई थी। वहाँ के जनसंपर्क अधिकारी ने गलत जानकारी दे करके उसको मीडिया में प्रकाशित किया है। उसके लिए कलेक्टर साहब ने उसको नाराजगी भी व्यक्त किया। कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं जानता हूं कि एक जिलाध्यक्ष आप हैं, आपको जनप्रतिनिधि का ताज नहीं मिलेगा या जनप्रतिनिधि नहीं कहला सकते हैं, लेकिन अगर मैं जिस काम में जिस उद्देश्य से गया था उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया और उस जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा ऑफिशियली समाचार क्या ठीक है? रेत की खदानों में ये कोई पहली बार नहीं है, जिनकी भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की रही है, तो वहां पर स्थितियां बहुत बेहतर नहीं रही हैं, गोली तक चली है। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा हमाम है जहाँ पे बहुत सारे लोग कूदने के लिए तैयार रहते हैं। किस तरह का अट्रैक्शन है, किस तरह के गोपनीय समझौते हैं, किस तरह की बातें हैं, वो तो जनता को समझ में आ जा रहा है कि अगर वहाँ पर गैंग वॉर जैसी स्थिति बन रही है तो इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है या तुष्टीकरण की नीति है, तो वो भी देखने की जरूरत है। रोज अखबारों में छप रहा है, रोज खबरें आ रही हैं, हम लोग भी दे रहे हैं।
तो सारी खराब गतिविधियां वहीं अगर दिख रही हैं तो अभी उसको भी मात्र- देखने की जरूरत है। मात्र 15 दिन पहले यह रेत की खदान चालू हुई। इसके पहले कांग्रेस के सरकार के समय में जो पंचायत के अधीन होकर के जो रेत खदान जो संचालित थी, उसमें आप सबों ने गड़बड़ी और सारी बातें जो सुन रहे थे, अवैध रेत, वो उस समय की बातें। मैं समझता हूं कि मेरे हिसाब से भारतीय कांग्रेस जो पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के विंग के द्वारा भी वहां का उस बालू के खदानों का निरीक्षण किया गया। ऐसा गलत काम क्यों किया? आप एक बार भी अभी इस दौरान गए हैं कि आपने देखा कि वहाँ क्या वास्तविक स्थिति क्या है? नहीं, देखिए क्या है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में हम सब लोग जहाँ पर आवश्यक बैठक होती है उस पर जाने के अलावा या खाद्य सामग्री का वितरण है, या सैनिटाइजर है, या मास्क का वितरण। आज मैं भी एक आम पब्लिक हूँ, मुझे भी पार्टी की गाइडलाइन है, मैं ऐसे कार्यों में जब तक कि लॉकडाउन समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं बालू के खदान पर जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, न जाना चाहिए। यहाँ पे गैंगवॉर जैसी स्थिति सुनने गैंगवॉर के भरसंडी में बात आई थी, उसके लिए जिला प्रशासन से बात हुई, तुरंत तत्काल उस कॉन्ट्रैक्टर को अभी रोक दिया गया है। अब उसके बाद आने वाले समय में कौन सी बात आती है हम बहुत मुख्तसर सा चाहेंगे क्योंकि कुछ और बातें हैं। लेकिन वहाँ तो सोशल डिस्टेंस का पालन करके एक वास्तविक स्थिति देखने की जरूरत है। आप जिम्मेदार और क्षेत्र की शांति भंग ना हो, इसके लिए अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा होगा तो आज ही मैं बात करूंगा। वहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग मैं एक बात से जोड़ के मैं एक बात चूंकि सिंगरौली के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आज भी लगभग सभी खदानों में पोकलैंड मशीनों के द्वारा जो एनजीटी के नियम के शर्त के खिलाफ है, टोटल दोहन किया जा रहा है, सीमा रेखा में नहीं किया जा रहा है। आज तक किसी भी जिस खदान जहां से जहां तक है कोई लीगली सीमांकन नहीं हुआ, कहीं कोई देखा नहीं कि यहाँ पटवारी जाके कानून को जाके लीगली सीमांकन किए। मैं यही स्थिति है, इतना ही बताना इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो दोहन हो रहा है पीसी मशीनों से, आज से 8 महीना 6 महीना पीसी मशीनों से हो रहा है मजदूरों से कराया जाए। लॉकडाउन में मजदूर बेरोजगार हैं, वो मजदूर उसका खनन करें और सिंगरौली के पर्याप्त मजदूरों को काम मिले, आज रोजगार मिले, इस बात की जरूरत है। एनजीटी में नियम में जहाँ तक की बात की आपने, इसके पहले भी जब यह लॉकडाउन के पहले फरवरी में या मार्च में 1 मार्च से बंद की गई, प्रत्येक जगह पोकलैंड मशीन चल रही थी। उस समय में कांग्रेस सरकार यहाँ पर संचालित थी। जहाँ तक पोकलैंड मशीन की बात है, ऐसा कोई प्रतिबंध उस पर नहीं किया गया। उनके कहीं पर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय से, माइनिंग ऑफिसर से, कॉन्ट्रैक्टर के समक्ष भी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ जा करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लोग उसमें बालू को लोड करें ताकि हम इस कोरोना के संक्रमण काल में उनको भी रोजगार दे सकें। इसके साथ साथ एक जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। ये जो जेसीबी मशीन है और इसकी बात चल रही है, मैं नाम की तरफ भी जाना चाहूँगा। इसमें जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का पालन बेहतर तरीके से हो, इसमें जेसीबी मशीनों को रेत खदान में किनारे लगाकर उपयोग किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक सहमति की बात आ रही है। आप पता करिएगा, प्रशासन की सहमति है। निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहाँ मजदूर काम कर रहा है, वहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके ही कर रहा होगा। क्या रेत खदान लोडिंग करने में उसको सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत होगी? तो वही रेत निर्माण कार्य में यूज हो। नहीं, अगर प्रशासनिक सहमति है तो फिर आपको मिलकर एक राय बनाने की जरूरत है कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा श्रमिक हमें जानकारी नहीं थी, ये इस पे हम लोग बात करें। ये इस पर हम दोनों सभी इनकी छोटी सी बात अगर है तो इस पर हम लोग कलेक्टर साहब के पास बैठ करके, चूंकि ताकि ये भी संतुष्ट हो जाए, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये विषय उठाया गया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कलेक्टर साहब का कहना है कि पोकलैंड मशीन प्रतिबंधित है, ऐसा कहीं पर भी नहीं इस पूरे हमारे एग्रीमेंट में कहीं पर भी किया गया है। लेकिन उसके बाद भी मैंने जो बोला कि कॉन्ट्रैक्टर को ये दबाव दिया गया
कि नहीं आप ऐसे लेबर, उसमें जैसे ट्रैक्टर से ट्राली से लोड करने वाले व्यक्ति, वो ट्रैक्टर अपने लेबर लेकर के जो जा रहे हैं वो आज भी लोडिंग कर रहे हैं, ऐसा जो हम सबों को बताया गया। और वहाँ के स्थानीय ट्रैक्टर के माध्यम से वो लेबरों को लेकर के जाते हैं और अपनी बालू उठाते हैं। उसकी सम जो भी एक उसका राशि उसने कॉन्ट्रैक्टर में फिक्स कर रखा हो, वो राशि को दे देंगे। बेरोजगारों की बात से हम लोग इतने रेट पे बातें इतनी सारी हो गई। बेरोजगारों को, युवा को, जो क्षेत्र के युवा हैं उनकी बेरोजगारी समस्या तो है ही, लेकिन इसके अलावा नशाखोरी, चाहे बातें कितनी भी हों, लेकिन इस क्षेत्र में गांजे से लेकर तमाम वो बड़े बड़े नशे के नाम, मुझे एक एक नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये क्षेत्र के युवाओं को खोखला कर रही है। और वो जिले के कोई ऐसी जगह नहीं होगी, मुझे पर्टिकुलर किसी एक जगह का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जैन से लेकर निगाही से लेकर तमाम जगह पर गांजे के शौकीन और तमाम तरह का नशा करने वाले जो है वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, इस पर अंकुश लगाने का काम पुलिसिंग का है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये विस्फोटक किसी तक पहुंच रहा है तो इसको देखने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर सिंगरौली के युवा ही नशे की गिरफ्त में हो जाएंगे तो फिर हम कैसे सिंगरौली की कल्पना कर सकते हैं। ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हम सबों का प्रयास होगा कि इसको कैसे स्थानीय प्रशासन की, पुलिस प्रशासन के द्वारा इसको सख्त किया जाए, ताकि इस तरह के युवा जो कि उससे एडिक्शन उनमें आ रहा है उससे दूर किया जा सके। नशे की खेप कहीं ना कहीं से तो आ रही है, और उनको किनका संरक्षण प्राप्त है? आखिर पुलिसिंग व्यवस्था कहाँ कमजोर पड़ रही है? ये चीजें इतना बढ़ रही है। अभी आपसे देखिए, मैं आपको बता दूं, जितना मैं सिंगरौली के बारे में जानता हूँ, गांजा और ये सब खेप तो ठीक है, लेकिन जो अभी सफेद रंग का हेरोइन या चरस क्या होता है, उसका नशा पिछले 5-7 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और खास तौर से इस कालोनी बेल्ट में बहुत ज्यादा है। और हमें तो ये भी पता है कि इसका जनक कौन है, शुरुआत किसने किया है। अब आप इसको पार्टी पे तो मत लाइएगा। सुनिए बात, मैं आपको बता दूंगा शुरुआत किसने किया है, और पहले वो 10 कौन थे। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत, शासन प्रशासन को पता है कि ये पुड़िया कहाँ मिलती है, ये गांजा कहाँ बिकता है। जिस दिन दबाव एसपी का या ऊपर का आता है, उस दिन उसी को बुला के तुम इतना लेके आ जाओ, तुम्हारा चलान करना है, और चलान हो जाता है, काम उसका फिर चालू हो जाता है। हम चूंकि सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपको ये जानकारी है कि सिंगरौली में युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं? और मैं नशे पे इतना ही जानता था, लोग गांजा, भांग, शराब या कोरेक्स जैसे सिरप की बात हुई, जहाँ तक हेरोइन की या चरस की बात आपने किया है, ऐसे व्यक्ति चूंकि संपर्क में नहीं आते, ऐसे व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा सामने में बात नहीं आती, लेकिन कुछ न कुछ बीच में ऐसे भी शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह की भी गतिविधियों को पकड़ा गया। अब जो सरकारी चीज़ है, जो शराब हो या गांजा हो या भांग हो, इसको छोड़ करके अगर इस तरह की कोई तस्करी करके यहाँ पर युवाओं को बेकार कर रहा है, तो यह हमारा प्रयास होगा कि हम उस पर बात करेंगे। एसपी साहब से मैं इस बात को रखूँगा कि अगर इस तरह का उस बेचने वाले व्यक्ति को स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो इस पर कड़े से कड़े स्टेप लिए जाए, ताकि यहाँ की जनता जो है अपने आप में, या यहाँ का युवा बेरोजगार जो कि उस नशे से एडिक्टेड हो रहा है, उससे दूर रखा जा सके। अच्छा, ये तो चूंकि एक मुद्दा था नशे का, सिंगरौली की बात कर रहे हैं, हम प्रदूषण पे, सड़क पर इसके लिए आएंगे। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों, अभी तो लॉकडाउन की स्थितियाँ हैं, तो बहुत हद तक अंकुश है, एक टाइम फिक्स है, नहीं तो हर दूसरे दिन आपको दुर्घटना की खबर मिलती थी और उसमें किसी न किसी की जान जाती थी। ये नौसिखिए वाहनों को चला रहे हैं, तो क्या ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है कि आखिर इन पर अंकुश नहीं रख पा रहा था? आप देखेंगे तो 20-40 की संख्या में लोग आपको 207 पे बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे। नौसिखियों के द्वारा लगातार एक्सीडेंट किया जा रहा था।
तो क्या लगता है आपको कि इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा था? ये दुर्घटना जो हो रही है, आखिर ये इस पर कैसे अंकुश लगा सकता है? क्योंकि गाड़ियां सड़क पर चलेंगी तो दुर्घटनाएं होंगी और उस दुर्घटना से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने इस कोरोना के भी संक्रमण काल में हमने यह बात रखी है कि हर एक जगह एक बाईपास रोड होना चाहिए, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियां उधर से जाएं और आम जनता जो है अपने सड़क को पकड़ करके जाना चाहिए। जिस दिन ऐसा हम सब लोग कर लेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि घटनाएं नहीं घटेंगी। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट के दुर्घटनाओं के संदर्भ की बात है, हमेशा शायद वो कांग्रेस सरकार रही हो या हमारी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सबों का प्रयास रहता रहा कि ऐसे गाड़ियों पर, ड्राइवरों पर रोक लगाई जाए जो कि बहुत तरह का रफ हिसाब से निकल रहा हो। लेकिन मूल आवश्यकता इस बात की है कि पहले भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोग महाजन बगीचा से एक सड़क निकालने की बात थी जो कि शहर के बाहर रास्ता चला जाता और इंदिरा चौक तक पहुंचता। और इसी तरह से अपने जो सिंगरौली से जैंत की जो सड़क जा रही है, जैंत से सिंगरौली के लिए, इस सड़क को भी ले जाकर के इस पुराने वाले रोड से हटा नहीं। लेकिन ये जो नौसिखे चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना चाहते हैं कि पुलिस की एंट्री भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको डायवर्शन रोड बनवा दें या कुछ भी बना दें, अगर आपको एक वाहन में 25 से 30 संख्या में आपको श्रमिक दिखाई दे रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हर दूसरे दिन अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप दुनिया की तमाम रोडों को बना दीजिएगा। बताना चाहता हूँ सर कि अपनी बात शुरू हुई थी कोरोना संक्रमण काल से। आप हमें विकास के जिस धारा पर ले जाना चाहते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस विकास या जिस प्रशासन की शक्ति का विषय बात कर रहे हैं, या आने वाले समय में शायद आप अगर इसको इतना भी नहीं करेंगे तो ये सारे विषय अगर जो भी लोगों के जनता के बीच से आते हैं, इस विषय पर जरूर बात किए जाएंगे। लेकिन आज के दिन आज हम लोग 1 हफ्ते 10 दिन से अपने आप को कुछ फ्री भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन बीच का ऐसा समय रहा जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय से इस कोरोना संक्रमण काल में हम लोग ने जब भी कोई बात किया या कोई भी विषय रखा, वह कोरोना संक्रमित से कैसे हम कोरोना संक्रमण से बच सके, इस पर हमारा मुख्य फोकस बिंदु रहा। वह हमारे प्रदेश कार्यालय की बात रही हो या हमारे यहाँ जिला कार्यालय की बात रही हो या यहाँ के स्थानीय प्रबंधन के द्वारा बात रही हो, ऐसे विषयों पर मैं जरूर चाहता हूँ कि आप हमें 1-2 माह बाद, आज जैसे डिबेट आप कर रहे हैं, 2-4 माह जब नॉर्मल हो जाए तो ऐसी स्थितियों में आपको सुधार दिखाई देगा। जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं और तमाम जो लोग चाहते हैं कि दुर्घटना में किसी की मौत होना ये दुखद है, और खासतौर से लापरवाही किसी की, उसका खामियाजा कोई भुगत रहा है। ऐसे परिवारों से बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं जिनमें वो एक बच्चा था और नौकरी की ज्वाइनिंग के बाद वो आया है और शक्तिनगर से टिकट लेकर अपने घर जा रहा था और तो इस तरह की स्थिति। ठीक है, आपने सही कहा, हम चलेंगे तो दुर्घटना जरूर होगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संबल योजना चलाई थी, जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया था। आज पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस संबल योजना को चलाया गया। उस संबल योजना से ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह के सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी, उसको 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती थी। एक उस सहारे को, एक उसको जीने के लिए एक सहारा मिलता। आज पुनः वो योजना प्रारंभ हुई है। आने वाले समय में और जो शासन की पैसे रहते हैं उसके अलावा भी 4 लाख रुपए ऐसी कुछ राशियां, तत्काल राशि, इस तरह की राशियां दी जाती है। अब वह चूंकि संबल योजना प्रारंभ हो गई है और संबल योजना की प्रॉपर गाइडलाइन अभी जिला कार्यालय को नहीं प्राप्त हुई, उसका नोटिफिकेशन करके वो जो भी आने की प्रक्रिया, आने वाले समय में दुर्घटनाओं पे अंकुश, आने वाले समय पर दुर्घटनाओं पे अंकुश लगाने का। अच्छा, ये जो सड़कों की खस्ता हालत है, सिंगरौली सिटी की रोड पे बातें बहुत सारी होती हैं और जब भी बातें होती हैं ये होता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, और देखते देखते 8 साल का अर्सा गुजर गया। जहाँ तक सीधी सिंगरौली सड़क की बात कर रहे हैं आप, यह भारतीय जनता पार्टी के समय में ही इस रोड की शुरुआत हुई थी।
किन्हीं कारणवश, चूंकि यह बीओटी बेसिस पर, चूंकि अरविंद जी भी उससे पूरी तरह से अवगत हैं, गैवन इंडिया और बैंक के बीच का अनुबंध था। इसमें सरकार एक पार्टी, केंद्र सरकार एक पार्टी होती है, थर्ड पार्टी के रूप में जानी जाती है। उस काम में जो भी व्यवधान आए, आज वो गैवन इंडिया उस काम से अपने आप को आउट कर चुका है। 16 करोड़ रुपए का टेंडर उसके मरम्मतीकरण के लिए हुआ है। माननीय नितिन गडकरी जी, हमारी स्थानीय सांसद, सबों का प्रयास, हमारे राज्यसभा सांसद, इन सबों का प्रयास है कि सीधी सिंगरौली की सड़क जल्द से जल्द बने। लेकिन चूंकि यह बैंक और गैवन इंडिया के बीच के कुछ अनुबंध की बात है, उसमें भी सहयोग देने की बात कुछ न कुछ आई, जो कि हम लोग को हल्का फुल्का संज्ञान है। लेकिन अभी वर्तमान में 16 करोड़ की रोड का, जो कि मैं समझता हूँ, जो मैंने जानकारी लिया है, 1 हफ्ते 10 दिन में वह कार्य की दिशा में आ जाएगा। और कार्य की दिशा में जैसे ही आएगा तो उस सड़क पर आने जाने वाली जो दुर्गत स्थिति है, वह स्थिति सुगम होगी। मुझे जो जानकारी है, 2004 में हमें अच्छी तरह से याद है कि हमारे जो अभी वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उस वक्त तो भूतल परिवहन मंत्री थे। 4000 करोड़ रुपए उन्होंने स्टेट को दिया इस सड़क के लिए, रीवा टू रांची के लिए। तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी माजर मोड़ में आते हैं, पत्थर लगवाते हैं, भूमि पूजन करते हैं और सिंगरौली की जनता को बोलते हैं कि मैंने ये 4000 करोड़ रुपए दिया, चले गए। सरकार इनकी बनी 10 वर्ष से, 6 साल से मोदी जी हैं। इसके बाद इनकी स्टेट में सरकार रही। उस पैसे को इन्होंने क्या किया, 16 वर्ष हो गए यही सुनते सुनते कि अब सड़क बन जाएगी, कब बन जाएगी। 16 साल किसी कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट को निरस्त करने, दोबारा टेंडर करने में समय नहीं लगा। एक चीज। दूसरा चीज, माननीय सांसद महोदया लगभग 10 बार फोटो खिंचवा के गडकरी जी से और पेपर्स की सुर्खियां बटोर ली हैं कि 16 करोड़ रुपए मैंने ले आ दिया। ये आप उठा के 3 महीने के पेपर पहले देख लीजिए। और 1 सप्ताह का उन्होंने समय कितनी बार मांग चुके हैं। अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो शायद सांसद जी से ज्यादा विश्वसनीय है ये। मुझे उन पे भरोसा है कि सिंगरौली की जनता को 16 करोड़ में मुरुम जरूर उसमें बिछ जाएगा, बाकी तो कुछ होना नहीं उसका मरम्मत। तो निश्चित रूप से हम इनके विश्वास करते हुए भी 1 सप्ताह और मान रहे हैं कि 1 सप्ताह में मुरुम बिछवा दिया जाएगा उस पर।